हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग अगला चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक है ना, क्लास 11 का हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले बच्चों वो है बिजनेस। ओ माय गॉड, आ गया वो बिजनेस जिसके बारे में हम लोग इतना परेशान रहते हैं। उसी के लिए हम लोग अकाउंटेंट बनते हैं बच्चों, बिजनेस। तो पहले समझ तो जाएं बिजनेस कहते किसको हैं। हाँ सर, पहले बता ही दीजिए आप। चलो आओ देखते हैं बिजनेस कहते किसको हैं। तो कहा गया बच्चों, business includes any activity continuously carried on by a person oblique persons with intention of earning profit। ओ बच्चों, अब इस मीनिंग से क्या क्या चीजें निकलती हैं, पहले एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे एग्जांपल हम यहां पर लिख लेंगे, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अच्छा, यानी ये भी बिजनेस है। हाँ, प्रोवाइडिंग सर्विसेज। चलो बच्चों, पहले इस मीनिंग को हम लोग समझते हैं है क्या ये, है ना। देखिए, सबसे पहली बात, पहली लाइन देखिए, बिजनेस इंक्लूड्स एनी एक्टिविटी। वो भी कैसी होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअसली होनी चाहिए, जो हमेशा चलती रहे। कहा गया कि बिजनेस इंक्लूड्स एनी एक्टिविटी कॉन्टिन्यूअसली कैरिड बाई। अच्छा, उसको चलाने वाला कौन होगा, एक पर्सन हो। कोई भी एक्टिविटी जो कॉन्टिन्यूअसली चलती रहे और उसको चलाने वाला एक पर्सन हो या पर्सन्स हो। यानी कभी कभी बिजनेस एक बंदा करता है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म कहते हैं। कभी कभी कई लोग मिल करके करते हैं तो उसको पार्टनरशिप कहते हैं। और बहुत ज़्यादा जब जो लोग हो जाते हैं तो उसको कंपनी कहते हैं, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये, उसको रन करने वाला कोई पर्सन होना चाहिए या पर्सन का ग्रुप होना चाहिए, ठीक है ना। तो कहा गया एनी एक्टिविटी कॉन्टिन्यूअसली कैरिड बाय ए पर्सन। कॉन्टिन्यूअसली का मतलब बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लगातार होना, यानी लगातार वो काम हो, लगातार। जैसे सपोज दैट मैंने कहा, कंटिन्यूअसली पे मैं आता हूं। पहले मैं आपको ये पेन बेचता हूं, मैं आपको ये पेन दे रहा हूं। आज मैंने आपको ये पेन बेचा और बेचने के बाद मैंने आपसे 10 रुपए का लिया, 12 रुपए में इसको बेच दिया। तो क्या ये बिजनेस है? क्या मैं यही काम ही करता हूं, ला करके पेन आपको बेचता हूं? तो कहा गया भले मैंने उसमें प्रॉफिट कमाया, लेकिन मैं इसको कॉन्टिन्यूअसली नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो उसमें पहला काम क्या होना चाहिए, इंटेंशन क्या होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूअसली वो हो। क्या सिर्फ कॉन्टिन्यूअसली अगर हो तो बिजनेस कहला जाएगा? नहीं, अभी आगे भी कुछ बातें हैं। अच्छा, उसको कौन करेगा, पर्सन करेगा या पर्सन्स करेंगे? अब याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ओ, ये बात है। यानी दो चीजें अगर हैं कभी भी किसी भी एक्टिविटी में, तो समझ जाना कि वो बिजनेस है। दो चीजें। हाँ सर, दो चीजें, यानी कोई इंसान अगर ये दो चीजों के बेस पे अगर काम करता है तो समझ जाना वो बिजनेस कर रहा है। हाँ सर, कौन कौन सा है? पहला, वो लगातार वो काम करता हो और उसका मेन मोटिव जो हो अर्निंग प्रॉफिट कमाना हो। मेन मोटिव क्या हो, अर्निंग प्रॉफिट। दो चीजें अगर है तो उसको हम बिजनेस कह देंगे। जैसे एग्जांपल, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बताइए, प्रोडक्शन गुड्स होता है कि नहीं होता है? तो गुड्स जो प्रोड्यूस करते हैं, क्या खुद खाने के लिए? क्या नहीं सर, उसको बेचने के लिए करते हैं। तो जो प्रोड्यूसर है तो उसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। उसी तरीके से सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, जो आपके वहां रहते हैं ना, किराने की दुकान होती है, वहां पर जाते हैं तो क्या वो फ्री में दे देता है सामान? वो क्यों खरीद करके लाता है, आपको बेचता है? सर क्योंकि उसको जो है प्रॉफिट होता है। हाँ, और वो लगातार वो काम करता है, इसलिए वो बिजनेस है। उसी तरीके से जो सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि मैं, अब बताइए, मैं स्कूल में सर्विस देता हूं तो क्या वहां पर मैं कोई चैरिटी कर रहा हूं? क्या है कि नहीं? फ्री में थोड़ी भी सर्विस दे रहे हैं, है ना। तो वहां पर मैं उससे क्या लेता हूं, मेरे मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना, और मैं उसको लगातार कर रहा हूं। अगर एक दिन पढ़ा करके मैं चला हूं और कहूं कि बस हो गया, तो उसको बिजनेस नहीं कहा जाएगा, ठीक है ना। तो कंटिन्यूअसली भी होनी चाहिए और मेन मोटिव भी होना चाहिए। दोनों चीजें अगर शामिल है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बिजनेस कहेंगे, ठीक है ना। देयरफॉर, इसलिए हम कह सकते हैं, देयरफॉर बिजनेस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पहली बात, बिजनेस जो है इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इज एन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया,
इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते किसको है बच्चों, याद करो। हैं सर कैसे याद करें, हमको तो पता ही नहीं। इकोनॉमिक एक्टिविटी उसको कहते हैं जो हम पैसे के लिए करते हो। अगर हम जा करके पूजा पाठ करें, मम्मी पापा का पैर दबाएं, है कि नहीं, तो क्या उसको बिजनेस कहा जाएगा? कहा गया नहीं। बिजनेस हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटी तो जो पैसे के लिए किया जाता है। जैसे डॉक्टर काम करता है, अपना देता है, सर्विस देता है, उसके बदले पैसा लेता है। टीचर पढ़ाता है, उसके बदले पैसा लेता है ना। उसी तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज कोई जो खरीदता है तो उसके बदले वो क्या लेता है, कोई बेचता है तो उसके बदले पैसा लेता है। तो मैंने कहा वो कौन सी एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये उसके फीचर्स निकल कर आ रहे हैं बिजनेस के। अच्छा, उसके बाद इट इज अ कॉन्टिन्यूसली एक्टिविटी, जैसा कि हम लोग जान चुके हैं क्या है ये, इट इज एन इकोनॉमिक, इट इज एन कॉन्टिन्यूसली एक्टिविटी, सॉरी कॉन्टिन्यूसली एक्टिविटी। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया, दो चीजें मैंने बताई हैं और इतने उसके फीचर्स निकल कर कह रहे हैं कि भैया एक्टिविटी हो, ठीक है, लेकिन कैसी हो, इकोनॉमिक हो। उसके बाद ये भी मैंने बता दिया, इंटेंशन क्या होना चाहिए, इंटेंशन क्या होना चाहिए, इज टू अर्न प्रॉफिट। अच्छा, यानी प्रॉफिट का इंटेंशन। सर आपने बताया दो ही चीजें होनी चाहिए। अरे नालायक, दो चीजें होनी चाहिए, लेकिन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तभी नहीं दो चीज होगा। हाँ सर ये बात तो सही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तभी नहीं ये दोनों चीजें होंगी। हमारा मेन मोटिव होगा प्रॉफिट कमाना, मेरा मेन मोटिव होगा कॉन्टिन्यूसली, तो इसके फीचर में ये इंक्लूड है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, यानी हम जो भी लेन देन करते हैं वो कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए, ना कि हम किसी की चैरिटी वाला काम कर रहे हैं, फ्री वाला काम कुछ नहीं। ठीक है ना। तो बिजनेस के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी होना जरूरी है, लगातार होना जरूरी है, प्रॉफिट कमाना इंटेंशन होना जरूरी है। ठीक है ना। और क्या, और क्या है इसके लिए हमको, बिजनेस के लिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ता है ये भी बता दीजिए। बताइए क्या क्या जरूरत पड़ता है बिजनेस के लिए, रिक्वायर्ड क्या क्या चीजें होती हैं बिजनेस के लिए, रिक्वायर्स क्या क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ओ माय गॉड, रिसोर्सेज कॉल्ड। अब वो कौन से रिसोर्सेज हैं, तो कहा गया कॉल्ड एज 5 M's ऑफ बिजनेस, एम 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 ऑफ बिजनेस। सर ये क्या है, 5 M ऑफ बिजनेस क्या है, चलिए देखते हैं क्या है। दैट इज मैन पावर, अच्छा, मशीनरी मटेरियल्स एंड मेथड्स। ओ एंड मेथड्स, यानी ये अगर 5 चीजें हैं, 5 है, मैन पावर, मशीनरी, उसके बाद मटेरियल एंड मेथड्स, ये 5 चीजें मिल करके रिसोर्सेज बनाती हैं। ठीक है ना। तो बिजनेस के लिए ये 5 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। मैन भी होना चाहिए, अच्छा मैन के साथ जो सोचे बिजनेस के बारे में, मैन पावर भी होना चाहिए, वो करने के लायक है भी कि नहीं, या दूसरों से काम करवा सकता है कि नहीं कर सकता है, मशीन भी हो, और उसके बाद मटेरियल भी हो, और फिर मेथड भी उसके पास होना चाहिए। सर क्या ये जरूरी है 5 हो तभी हो सकता है बिजनेस? मैंने कहा ये 5 रिक्वायर्ड है इसके लिए। अब बताइए मैं बिजनेस करता हूँ, मेरे पास कौन सी मशीन है, मेरे पास तो क्या है बताइए, इसमें से होना चाहिए, मतलब ये चीज़ें होनी चाहिए उसमें, ऐसे 5 M's रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है ना। तो अलग अलग बिजनेस में अलग अलग तरीकों की रिक्वायरमेंट होती है, मेनली यही 5 ही चीज़ों में से सब चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। इन्हीं में से 5 चीज़ों में से मिलेगा आपको, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विस हो, चाहे बाइंग एंड सेलिंग हो, इन्हीं 5 में से आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका था बिजनेस। आई होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है ना। तो पहला मैंने टॉपिक पढ़ाया इसमें बेसिक ऑफ टर्म्स में बिजनेस। तो बिजनेस क्या होता है मैंने आपको बता दिया। ओके ओके सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। हाँ तो अब बताइए, अब फिर से मैं बता दूं तो क्या हो जाएगा, एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। मैंने एग्जांपल दे दिया, मैंने कहा अगर आप किसी को सामान बेच रहे हो, और मतलब कुछ सामान इसको बेच रहे हैं और इससे क्या ले रहे हो, पैसा ले रहे हैं, तो इसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैंने सामान बेचा यानी गुड्स इसको सोल्ड किया, और इसके बदले मैंने इससे क्या लिया, इससे मैंने पैसा लिया, गुड्स सोल्ड किया, इसके बदले पैसा लिया, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। उसके बाद कॉन्टिन्यूसली होनी चाहिए, ये जो क्रिया है वो क्या होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, हमें एक दिन होने के बाद बंद ना हो जाए। अच्छा उसके बाद उसका मोटिव भी इसमें क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना। यानी अगर उसने गुड्स रहा होगा, उसका गुड्स अगर रहा होगा 10,000 का, तो वो प्रॉफिट में बेचे, यानी 12,000 में, 13,000 में, इस तरीके से करके वो बेचेगा। ठीक है ना। ये भी उसका मेन एम होना चाहिए। अच्छा उसके बाद इनमें ये क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं, यानी जो भी बिजनेस होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें लगी होती है, तो 5 चीज़ें, कौन कौन सी, 5 M's, मैन पावर, मशीनरी, मटेरियल एंड मेथड्स। हाँ सर समझ में आ गया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं।
तो बच्चों अगला जो मेरा टर्म्स है वो है ट्रांजैक्शन। ओ माय गॉड, बिजनेस हो और ट्रांजैक्शन ना हो तो मज़ा ही नहीं आने वाला। हाँ, अब ये ट्रांजैक्शन कहते किसको हैं? अरे भाई सर, जो लेन देन होता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हाँ सर, वही ट्रांजैक्शन मतलब ना, वही जो लेन देन होता है। हम लोग जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं और उसको कुछ देते हैं। मैं रहता हूँ, एक सामने वाला रहता है, उसको हम पैसा देते हैं, उससे हम सामान लेते हैं। हाँ, उसी को तो ट्रांजैक्शन कहते हैं। उसी को अकाउंट ऐसे कह रहा है लो पकड़ो, जो तुम करते हो वही मैं लिख दे रहा हूँ इंग्लिश में। कहा गया ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट, यह घटना है, और occurrence और हैपनिंग। अचानक होता है ना, कस्टमर अचानक जाता है, वो पहुंचता है वहाँ पर, ठीक है। और क्या होता है वहाँ पर, देखिए, ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट और अकरेंस और हैपनिंग, क्या, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर गुड्स एंड सर्विसेज किस लिए होता है? फॉर मनी और मनी इज वर्थ। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि ये घटना है, ठीक है ना। और होता किस लिए, हम लोग क्यों देते हैं, गुड्स एंड सर्विस देते हैं, उसके बदले पैसा लेते हैं, ठीक है ना। तो पैसा या मनी इज वर्थ का मतलब पैसे की वैल्यू रखने वाली कोई भी चीज़ सामने वाले को देते हैं, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे मैंने चेक दे दिया, ठीक है ना, मेरे पास कुछ और, मैंने उसको दे दिया, तो फॉर मनी और मनी इज वर्थ। अच्छा ठीक है सर, ये भी तो समझ में आ गया। तो होता किस पे है ये ट्रांजेक्शन? तो कहा गया बिटवीन टू और मोर देन टू पार्टीज। अरे ये सब तो तुम लोग जानते हो पहले से ही। हाँ, उसी को तो अकाउंट कह दिया, बस काम खत्म। एक घटना है, हम भी जानते हैं घटना, अचानक कस्टमर पहुंचता है कि नहीं। अच्छा, होता क्यों है? क्योंकि इसमें जो है हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं, उसके बदले पैसा मिलता है। फॉर मनी और मनी जो बिटवीन टू एंड मोर देन टू पार्टीज। क्या क्या निकल करके आ रहा है इसमें से? यह एक इवेंट है, ठीक है, यह एक इवेंट है। अच्छा, इसमें क्या होता है? एक्सचेंज होता है किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। एक्सचेंज होता है किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। अच्छा, और उसके बाद क्या है, किस लिए होता है? फॉर मनी और मनी इज वर्थ। फॉर मनी और मनी इज वर्थ। अरे अच्छा, किस में होता है? टू और मोर देन टू पार्टीज। बस एक दुकान है, ठीक है ना, यहीं से देख लेते हैं। एक शॉप है, कोई एक बंदा आया, इस शॉप में कोई बैठा ही हुआ होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। ये आया तो यहाँ पर इसने क्या कहा, कहिए अब मुझको सामान चाहिए, ठीक है। क्या मांग रहा है? मुझको जो है सामान चाहिए या गुड्स चाहिए, मुझको गुड्स चाहिए। तो इसने कहा ओके, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इसको क्या दे रहा है? गुड्स दे रहा है। इसके पास क्या आया? गुड्स आया, ठीक है। अच्छा, ये घटना अचानक आया, ये इसके बदले इसने क्या इसको दिया? पैसा दिया। ये गुड्स दिया, इसके बदले इसको क्या दिया? पैसा दिया। अच्छा, गुड्स भी दे सकता है, सर्विस भी दे सकता है, कुछ भी दे, ठीक है ना। तो दो लोग भी हैं, गुड्स जा रहा है, पैसा आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें दो पार्टी भी है, मनी भी शामिल है, गुड्स भी शामिल है और घटना भी है। तो इसी को हम लोग क्या कह देंगे भैया? यह एक ट्रांजेक्शन है। हाँ सर, समझ में आ गया, ठीक है ना। फिर से देखिए, बिजनेस है, इसने इसको क्या दिया? गुड्स दिया। अचानक ये बंदा आया होगा, इसने इसको क्या दिया? पैसा दिया। टू पार्टी यहाँ पर है, हो सकता है और ज़्यादा लोग भी आ जाएं इससे लेन देन करने के लिए। गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज हो रहा है और साथ साथ में पैसा और गुड्स का एक्सचेंज हो ही रहा है। यही तो मेन चीज़ है, इवेंट भी है और यहाँ पर दो और दो से ज़्यादा लोग भी हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपका क्या हो गया सर? यही तो है ट्रांजेक्शन, हाँ, जो आप लोग करते हैं। अब इसके टाइप्स होते हैं बच्चों, ठीक है ना। ट्रांजेक्शन कितने टाइप के होते हैं, आइए वो देखते हैं। तो चलिए बच्चों, तो टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी ट्रांजेक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स होते हैं। टू टाइप्स ट्रांजेक्शन कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, पहला जो ट्रांजेक्शन है बच्चों वो कौन सा होगा? आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, इससे क्या है, फैमिलियर हैं। कौन सा है? बार्टर सिस्टम। हाँ, ये ट्रांजेक्शन था क्या? हाँ नालायक, वहाँ पर भी तुम लोग कुछ ना कुछ देते या लेते थे, पैसा या पैसे के बदले। नहीं पैसा तो उसकी जगह पे कुछ ना कुछ लेन देन होता था ना, उसी को तो ट्रांजेक्शन कहते हैं। बार्टर सिस्टम में क्या होता था? कहा गया बार्टर सिस्टम में इसमें क्या होता था कि इसमें लिख सकते हैं आर दोज ट्रांजेक्शन which do not involve
money as a medium of exchange है। मतलब जहां पर हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज लेते थे उसके बदले सामने वाले गुड्स लेते थे, सर्विस लेते, उसके बदले हम उसको क्या देते, गुड्स या सर्विस देते थे, ठीक है ना। यानी गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। गुड्स एंड सर्विसेज के बदले उसको देते थे भी, सामने वाले को गुड्स एंड सर्विसेज लेते थे, ठीक है ना। ये सामने वाला गुड्स एंड सर्विसेज देता था, सामने वाला गुड्स एंड सर्विसेज लेता था। यही क्या था, बार्टर सिस्टम था, सिंपल सा है कि नहीं। ज़्यादा काम हम समझने की जरूरत नहीं है। हाँ सर सही कह रहे हैं आप, वैसे ही इतना लंबा चैप्टर हो जा रहा है कि हम लोग परेशान हो जा रहे हैं। हाँ सही कहा बच्चों, बहुत परेशान हो रहे हैं तुम लोग, इतना बड़ा बड़ा चैप्टर है ना। हाँ चलो, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन अगला कौन सा होगा बच्चों, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। अब ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, तो कहा गया कि हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पर जब एक्सचेंज करेंगे, किसके लिए, फॉर मनी और मनी इज वर्थ। तो यहाँ पर क्या होगा, अभी जैसे मैंने पीछे बताया था, गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग क्या करेंगे बताओ, आर एक्सचेंज्ड किस लिए, फॉर मनी और मनी इज वर्थ। ओ माय गॉड, और मनी इज वर्थ। अच्छा ये बात है। हाँ यानी यहाँ पर जो है हम लोग जब लेन देन करेंगे तो क्या देंगे सामने वाले को, पैसा, ठीक है ना। अब हमारा मोड ऑफ पेमेंट कुछ भी हो सकता है। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है कि या तो हम कैश में करें या तो उसको हम चेक दे दें। ऑन स्पॉट अगर पेमेंट होगा तो उसी को हम लोग कहेंगे हाँ भैया ये ट्रांजेक्शन कौन सी है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है। क्लियर, हाँ सर। चलिए एग्जांपल दे दीजिए तो मजा आ जाए। मैंने कहा ये लो, इसने क्या दिया सामने वाले को, गुड्स एंड सर्विसेज कुछ भी दिया, इसके बदले इसने क्या दे दिया, इसको पैसा दे दिया। तो ये क्या है, कौन सा ट्रांजेक्शन है, कौन सा ट्रांजेक्शन है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। एक बात और याद रखिएगा, पैसा या तो तुरंत देगा या ये क्या कहेगा सर बाद में देंगे, बाद में देंगे, ठीक है ना। या ये क्या कहेगा, बाद में देंगे। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो बाद में देने की बात कहे, पैसा ही बाद में भी देगा, या तो तुरंत दे दे, यानी इमीडिएटली तुरंत पेमेंट कर दे। डिपेंड करता है, या तो तुरंत दे या बाद में दे, उससे मतलब नहीं है। बस हम पैसे के लिए लेन देन कर रहे हैं, पैसा हमको मिलेगा, तुरंत मिलेगा या बाद में मिलेगा, हम उसको क्या कहेंगे, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन कहेंगे। अच्छा सर, तो इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, आइए देखते हैं। इसका हम लोग पहला पार्ट क्या निकाल दें, कैश ट्रांजेक्शन। क्या निकाल दें, क्या हो सकता है, कैश ट्रांजेक्शन। सर ये कौन सी चिड़िया का नाम है, तो कहा गया इन विच मनी is paid or received कैसे रिसीव कर रहा है, इमीडिएटली, यानी फौरन उसको या तो पैसा मिल जाएगा। पहला चीज ये चीज होता है, उसको फौरन क्या मिल जाए, पैसा मिल जाए। और दूसरा क्या हो सकता है उसको बाद में मिले, ठीक है ना। ठीक है, तो कैश में अगर हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे मान लीजिए हम गुड्स परचेस कर रहे हैं, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, अगर गुड्स हम लोग सेल्स कर रहे हैं तो हमको पैसा फ़ौरन मिल जाएगा। अगर हम लोग परचेस कर रहे हैं तो हमको पैसा फ़ौरन देना पड़ेगा। अगर हम लोग पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो हमको तुरंत पेमेंट करना पड़ेगा। हम लोग कोई इनकम रिसीव कर रहे हैं तो ये बहुत सारी चीज़ें हमको, मतलब पैसा आएगा या पैसा जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कैश ट्रांजेक्शन कहेंगे। इमीडिएटली होना चाहिए। सर दूसरा भी बता दीजिए। तो मैंने कहा अरे पूछा भी तो क्या पूछा, जान मांगा होता जो कि मैं देता ही नहीं। सर क्यों, नालायक, मेरी जान बहुत कीमती है। सर क्यों, हम लोग की नहीं कीमती है क्या, तुम लोग की नहीं हो सकती है, क्यों तुम लोग नालायक हो। अच्छा सर चलो देखते हैं। तो कहा गया ये क्या है, इन विच मनी इज नॉट पेड, और या तो मनी नहीं पेड और पेड और received immediately अच्छा, ऑन द स्पॉट, यानी इन विच मनी इज नॉट पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली इन विच मनी इज नॉट पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली, ठीक है ना, ऑन।
कब 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 कब? ऑन द स्पॉट, यानी ऑन द स्पॉट हमको कुछ नहीं मिलता, ऑन द स्पॉट, बट पेमेंट और रिसीप्ट ऑफ मनी पोस्टपोन्डेड, ठीक है ना, पोस्टपोन्ड हो जाता है टू एग्रीड फ्यूचर डेट, टू एग्रीड फ्यूचर डेट, ठीक है ना। आइए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये बिजनेस है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो ये सामने वाला आया और इससे कहा कि भैया मुझे सामान दे दो, ये फ़ौरन इसने सामान दे दिया, ये लो गुड्स इसने दे दिया फ़ौरन, ठीक है। अब ये जो है इसको क्या कह रहा है, आई विल पे यू इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में देने की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये भी ट्रांजेक्शन है, पैसा देगा लेकिन कब देगा? फ्यूचर में देगा। फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, 1 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख को कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस दिन नहीं देगा। सामान तो इसने फॉरन रिसीव कर लिया, लेकिन इसका पेमेंट कब देगा? फ्यूचर में देगा। तो इसको क्या कहेंगे? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। बच्चों बात समझ में आई मेरी? हाँ सर बात समझ में आ गई। चलिए अगला इसका टर्म देखते हैं बच्चों। तो अगला हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट, है ना। थर्ड मेरा क्या होगा? एसेट्स। क्या है? एसेट्स। ये देखिए छोटे छोटे टर्म्स हैं। जैसे हमको मैं अगर मिस्त्री बन जाऊं किसी चीज़ का, तो मेरे पास टूल्स होने चाहिए ना, है ना, सारे टूल्स होने चाहिए। उस टूल का यूज कैसे करना है ये भी पता होना चाहिए। उसी तरह अकाउंट्स के टूल्स हैं, टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि बिजनेस क्या होता है। चलिए हम लोग बिजनेस जान चुके। अच्छा ट्रांजेक्शन कितने तरीके के होते हैं ये भी हम लोग जान चुके, ठीक है ना। ये सब टूल्स हैं बच्चों, तो आपको टूल्स पता होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसकी? एसेट्स की। तो एसेट्स होता क्या है पहले ये जान जाए। सर एसेट्स वही जो एसेट्स होता है जो हमारे पास पड़ा हुआ है, जो मेरे मम्मी पापा के पास जो जायदाद पड़ी हुई वही एसेट्स है। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही हैं, उसी को तो एसेट्स कहते हैं। जो संपत्ति जायदाद पड़ी हुई है मम्मी पापा की वही तो एसेट्स है। हाँ सर हम लोग पहले से जानते हैं क्या? अरे तुम लोग बहुत तेज हो, ठीक है ना। बस मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो बस तुमको शार्प कर रहा हूँ, तुम बहुत तेज हो। हाँ सर अब हमको समझ में आ गया। चलिए देखते हैं। कहा गया एसेट्स आर द प्रॉपर्टी। यहां बिजनेस की बात हो रही है ना, हम बताएं बिजनेस एंड बोथ आर सेपरेट एंटिटी, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ओन्ड बाई, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ओन्ड बाई अ बिजनेस। एसेट्स वो प्रॉपर्टी होती है जो ओन्ड किया रहता है। कौन ओन्ड किया रहता है? बिजनेस। हाँ सर समझ में आ गया। यानी एसेट्स कहते हैं किसको हैं? जो ओन्ड किया रहे। कौन? बिजनेस। तो कहा गया बच्चों, कहा गया एनीथिंग विच विल इनेबल फॉर्म टू गेट कैश or an economic benefit in the future is an assets। देखिए क्या कह रहा है, एनीथिंग कुछ भी, विच विल इनेबल फर्म टू गेट कैश, जो फर्म को क्या दे, ये इस लायक हो कि वो फर्म को क्या दे सके? कैश दे सके, ठीक है ना। यानी जैसे गुड्स हुआ तो गुड्स को भी हम लोग बेचते हैं, यानी अगर गुड्स को भी हम कहेंगे एसेट्स की कैटेगरी में लेकर के आएंगे, जब उसको 1 साल से ज़्यादा यूज कर लेते हैं तो हम उसको एसेट्स कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ जो फर्म को क्या दे? कैश देने में सक्षम हो, पैसा देने में उसको वो सक्षम हो, और साथ साथ में या और मतलब या और एन इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर, या वो फ्यूचर में उसको इकोनॉमिक बेनिफिट दे, बिजनेस को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एसेट्स कहते हैं, ठीक है ना। आइए एग्जांपल भी कुछ देख लेते हैं ताकि क्लियरिटी आ जाए। एग्जांपल बताइए क्या क्या हो सकता है? हाँ सर एग्जांपल आपने पूछ लिया, चलिए देखते हैं। जैसे लैंड, बिल्डिंग, अरे सर मेरे घर में ये तो सब है, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्चर्स, कितना एग्जांपल दें? सर जितना दिल करे, आज जो बच्चे कहेंगे हम वही करेंगे। फिक्चर्स, स्टॉक, कैश, कैश भी होता है क्या? हाँ, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्या मैं बताऊं बच्चों,
स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, मशीनरी, अरे बाप रे बाप, व्हीकल, ओहो, ये सब एसेट्स हैं। हाँ ठीक है ना, ये सब एसेट्स हैं, क्योंकि बिजनेस होल्ड किया तो बिजनेस का एसेट्स है, तुम्हारे पापा जो होल्ड करके रहते हैं वो तुम्हारा एसेट्स है। हाँ सर वो भी एसेट्स है क्या? हाँ, तो ये सारे के सारे एसेट्स हैं, ठीक है ना। या तो मुझको इस लायक हो कि मुझको पैसा कमाने में मदद करे, या मुझको फ्यूचर में क्या दे, इकोनॉमिक बेनिफिट दे, ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। चलिए बच्चों, इसकी हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं ताकि और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाए। सर मत दीजिए डिफिनेशन, मत दीजिए, हमको समझ में आ गया। नालायक, समझ में आया तो क्या हुआ, है कि नहीं। कुछ और बातें देख लेते हैं उसके बारे में। डिफिनेशन, सर हम समझ गए, हम खुद डिफिनेशन लिख सकते हैं, वेरी गुड। चलो आओ देखते हैं डिफिनेशन क्या है। तो कहा गया एसेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स the rights or which are owned or controlled by an individual, an organization और इंडिविजुअल। सर वही बात तो हुई जो आपने बताया था, हाँ वही हुआ, इंडिविजुअल। कहा गया, इसकी डिफिनेशन है एसेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, यानी वो जो कोई भी चीज़ जो हमको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे वो एसेट्स है। एसेट्स क्या है, जो भी हमको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगा वही मेरे लिए एसेट्स है, ठीक है ना। अच्छा और क्या होगा, फिर उसके बाद कहा गया कि द राइट, ठीक है ना, द राइट विच आर ओन्ड, यानी जो उसका राइट, जो उसके ऊपर अधिकार होता है, ठीक है ना, अधिकार। हाँ सर मेरे मम्मी पापा का मेरे ऊपर अधिकार है तो क्या मैं उनका एसेट्स हूँ? हाँ तुम सब उनके एसेट्स हो, नालायक। हाँ, राइट्स विच आर ओन्ड और कंट्रोल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, जो ओन्ड करता है और कंट्रोल भी करता है। देखिए दोनों चीज मम्मी पापा करते हैं तुम्हारे, तुमको कंट्रोल भी करते हैं और तुम्हारे ऊपर राइट्स भी रखते हैं, ठीक है ना। तो कहा गया विच आर ओन्ड, और तुम उन्हीं के हो, ठीक है ना। तो विच आर ओन्ड या कंट्रोल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल। सपोज दैट, मैंने एक एग्जांपल लिया, बिजनेस की एक ये फर्नीचर है, ठीक है ना, फर्नीचर ने इसको अपने नाम परचेज कर लिया, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या है, ये फर्नीचर इसको इकोनॉमिक बेनिफिट फ्यूचर तक देगा, यानी लंबे समय तक ये बेनिफिट देने वाला है। अच्छा, इसके ऊपर राइट्स किसका है, बिजनेस का है। राइट इसके ऊपर किसका है, बिजनेस का है। अच्छा, ओन कौन कर रहा है, ये बिजनेस कर रहा है। कंट्रोल कौन कर रहा है, ये बिजनेस कर रहा है। तो क्या ये बिजनेस का एसेट्स है? कहा गया हाँ ये बिजनेस का एसेट्स है। उसी तरीके से हम बात करते हैं एक इंडिविजुअल के पास, जैसे तुम्हारे पापा के पास एक बिल्डिंग है, ठीक है ना। तो बिल्डिंग इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने परचेज कर लिया, तो अब इन्होंने इनकी राइट्स, चाहे वो सेल करें चाहे वो जो दिल करे वो करें, इन्होंने ओन्ड किया हुआ है, इनका कंट्रोल भी इसके ऊपर है। तो ये क्या है, इनका एसेट्स है। हाँ इनका एसेट्स है। उसी तरह तुम भी अपने पापा के एसेट्स हो। हाँ सर मैं उनका एसेट्स हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छे, समझ में आ गया ना। ये आपका था डिफिनेशन। हाँ सर क्लियर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ एसेट्स, ठीक है ना। यानी उसी का अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, क्या, टाइप्स ऑफ एसेट्स। है सर इतना बड़ा इसका मॉड्यूल है। हाँ, टाइप्स ऑफ एसेट्स, कितने तरीके के एसेट्स होते हैं। बहुत 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर एसेट्स होता है तो कितने तरीके का होता है, बताओ, जानना चाहते हो? हाँ सर, तो एसेट्स को हम लोग क्लासिफाई करेंगे। एसेट्स कितने तरीके की होती है हम लोग जो क्लासिफाई करेंगे, तो लिख सकते हैं एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड, हाँ, एज फॉलो। चलो हम लोग एसेट्स को क्लासिफाई करेंगे बच्चों। तो पहला हम लोग बेस ले लें। अरे ले ही लीजिए सर, तभी से परेशान कर रहे हैं, कह रहे हैं मत पढ़ाइए। बहुत दिल भर गया पढ़ते पढ़ते, हम लोग पागल हो गए हैं। लॉकडाउन के टाइम हम लोग को खेलना चाहिए। जाओ खेलो नालायक, कोरोना घूम रहा है, तुम लोग को पकड़ने के लिए तैयार है वो। हाँ सर, बाहर नहीं निकलेंगे, बिल्कुल मत निकलना, वरना कोरोना को तुमसे हो जाएगा प्यार, फिर छोड़ेगा भी नहीं तुमको, कहेगा हम लेके चलेंगे तुम्हें। तो बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस है। फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है सर? मैंने कहा अरे यार, फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब जिसको हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम लोग कहेंगे। इस बुनियाद पे हम लोग उसको करेंगे टेंजिबल और इनटेंजिबल, ठीक है ना। इस बेस पे दो तरीके के एसेट्स होते हैं बच्चों। एक होता है आपका टेंजिबल एसेट्स और एक होता है आपका इंटेंजिबल एसेट्स। बस, हाँ बस, और क्या। एक होता है आपका इनटेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स कौन होता है?
जिसको हम लोग क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो और टच कर सकते हो, देख सकते हो, वो सब क्या है आपके, ठीक है ना। उसके एग्जिस्टेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं उसके साथ, ठीक है ना। वो एसेट्स हैं। अच्छा, इंटेंजिबल एसेट्स क्या होगा, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, जिसका कोई रियल फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, ठीक है ना। यानी दोज एसेट्स which have do not फिजिकल एग्जिस्टेंस है सर, ऐसा भी कुछ होता है क्या? हाँ, आइए देखते हैं। तो पहला टच क्या हो सकता है, बताओ सर। टच तो हम भी हो सकते हैं, तो क्या हम एसेट्स हैं? हाँ, तो पर मम्मी पापा के लिए क्या हो, एसेट्स हो। ये है आपका बिजनेस, ठीक है ना। बिजनेस ने मशीन परचेज किया, ये मान लीजिए मशीन है, तो मशीन को टच कर सकता है, देख सकता है, ये इसका एसेट्स है, हाँ एसेट्स है, ठीक है ना। ओन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, राइट भी इसका है, ये इसका एसेट्स है, ठीक है ना। इसको देख सकता है, वो कौन सा एसेट्स है, वो भी टेंजिबल एसेट्स है। और एक होता है बच्चों गुडविल, यानी बिजनेस का रेपुटेशन। अच्छा, मैं बात करता हूँ सलमान खान की, सर आप भी तो हैं, हाँ मैं बात करता हूँ किसकी, सलमान खान की। अगर हम सलमान खान को अपने वहाँ बुलाते हैं और मैं कहता हूँ कि सलमान खान भाई चलिए मेरे घर, ठीक है, और हमारा एक बिजनेस है, उसका आप जो है उसको ओपन करिए, आप ही के हाथों में चाह रहा हूँ खुले, तो वो जो है आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन ऐसे नहीं आएगा, कई करोड़ रुपए लेगा। अच्छा सर, हमको तो कोई बुलाता है तो हम तो दौड़ के जाते हैं, हम 1 रुपया नहीं लेते हैं, क्योंकि तुम नालायक हो, तुमने लाइफ में कभी कुछ किया ही नहीं है ना। जब कुछ कर लोगे, तुम्हारी कुछ वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, तब तुम भी सलमान खान की तरह जब कहीं जाओगे तो उसके लिए क्या लोगे, पैसा लोगे। हाँ, यानी तुम लोग नालायक हो, सलमान खान जो है लायक है, इसी वजह से जो है वो पैसा लेता है, तो वहाँ जाएगा पैसा लेगा। वो पैसा किसका ले रहा है बताओ, उसने फ्यूचर पास्ट में बहुत ज़्यादा उसने मेहनत किया है, जिसकी वजह से उसको लंबे समय तक बेनिफिट मिलेगा। जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक उसको बेनिफिट मिलता रहेगा। दिख तो नहीं रहा है, उसका कुछ दिख नहीं रहा है इकोनॉमिक बेनिफिट, लेकिन उसको फ्यूचर में मिलता रहेगा। इसलिए उसको क्या कहा गया, इंटेंजिबल एसेट्स। क्या कहा गया, इंटेंज। तो गुडविल हुआ, कॉपीराइट्स हुई, ये सब के सब आपके बच्चों, गुडविल हुआ, कॉपीराइट्स हुई, पेटेंट हुआ, ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब आपके जितने भी हैं ये इंटेंजिबल एसेट्स, जो दिखते तो नहीं है लेकिन इनकी मार्केट में वैल्यू होती है। हाँ सर, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो टैग लगाना बहुत बड़ी बात है, अपने आप में आप लोग टैग लगाइए, क्योंकि नालायक हैं, टैग लगाने की कोई आप लोग जरूरत तो है नहीं, यही सोचते हैं लॉकडाउन के टाइम में बढ़िया से खूब घूम रहे होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, अगर थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो क्या जाएगा, नालायक। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, एकदम इंटरेस्टिंग है ना। तो हमको बिजनेस के हम टूल सीख रहे हैं। एसेट्स में हमने देखा कौन सा, पहला ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस, टेंजिबल एसेट्स, और एक इंटेंजिबल एसेट्स। हाँ सर, समझ में आ गया। चलो, अभी तो मैंने सिर्फ एक बताया, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस बताया, और बेस है क्या सर इसका? हाँ, अलग अलग बेस पे हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि एसेट्स कितने तरीके का होता है। तो चलिए अगला बेस देखते हैं। तो अगला बेस है बच्चों इसका, ऑन द बेसिस ऑफ रियलाइजेशन है। ऑन द बेसिस ऑफ रियलाइजेशन, ये क्या होता है सर? अरे नालायक, अगर हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं कि वो एसेट्स जिसको बेचने पे कुछ पैसा मिल जाए उसको हम कहेंगे रियल एसेट्स, जिसको बेचने पे कुछ पैसा मिल जाए उसको हम कहेंगे रियल एसेट्स, और जिस एसेट्स को बेचने पे कुछ ना मिले उसको कहेंगे फिक्टिटियस एसेट्स। सर नहीं समझ में आया, फिर से बताइए। चलो, मैंने कहा पूछा भी तो क्या पूछा, जान मांगा होता है, जो कि मैं देता ही नहीं, है कि नहीं। चलो, तो बात करते हैं सबसे पहले किसका, रियल एसेट्स का। रियल घोस्ट नाम सुना है? हाँ सर, रियल घोस्ट बहुत ज़्यादा हम देखते थे सीरियल वो। हाँ, तो रियल एसेट्स के बारे में क्या कहा गया कि ये वो एसेट्स होते हैं, कौन से होते हैं? आर एसेट्स विच हैव रियलाइजेबल वैल्यू। देखा, रियलाइजेबल वैल्यू, समझ में आया? जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू होती है हम उसको इस कैटेगरी में लेके आएंगे, उसको क्या कहेंगे, रियल एसेट्स, ठीक है ना। मतलब दैट इज, आइए और देख लेते हैं, दैट इज दे कैन बी सोल्ड एंड इट इज पॉसिबल टू रिसीव मनी। ओ, ये बात है, इट इज पॉसिबल टू रिसीव मनी। हाँ सर, बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब ऐसे कौन कौन से, बताइए कौन कौन से ऐसे एसेट्स हो सकते हैं? जैसे मैंने गुड्स सोल्ड किया, ठीक है, या मुझको चेक रिसीव हुआ,
या मैंने सामान जो है उसको कोई क्रेडिट पे सेल किया लेकिन फ्यूचर में मिलेगा तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपकी रियल एसेट्स हो जाएंगी। कहने का मतलब समझिए, मेरे पास एक मशीनरी है, फर्नीचर है, ऐसी चीज़ें जो बिक सकती हैं, जो बिक सकती हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा, जो चीज़ें बिक सकती हैं वही रियल एसेट्स है। सिंपल सा फंडा, जो बिक सकती हैं वही क्या है, रियल एसेट्स है। हाँ सर, अच्छा जो भूत होगा वो क्या होगा, जो भूत होगा वो क्या होगा, ये बिजनेस में बनाना भूल गया था, वरना बच्चे नालायक होते हैं। हाँ सर, समझ में आ गया। अच्छा फिक्टिटियस क्या होता है, फिक्टिटियस एसेट्स, हाँ ये भूत एसेट्स है, ये तो रियल एसेट्स है, रियल घोस्ट है, लेकिन ये फिक्टिटियस है जो दिखता नहीं है। ऐसा भूत है जो दिखेगा नहीं, है ना। हाँ फिक्टिटियस मतलब एक ऐसा एसेट्स जिसको बेचने पे कुछ भी ना मिले, ठीक है ना, मैं मजाक कर रहा था, ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जिसको बेचने पे कुछ भी ना मिले उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिक्टिटियस एसेट्स कहते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। कहा गया दे आर नॉट द एसेट्स, एक्चुअल में ये एसेट्स होता ही नहीं है, तो हम लोग इसको एसेट्स क्यों कह रहे हैं, इन रियल सेंस। हाँ इसलिए रियल सेंस में नहीं होता है, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। क्यों होता है, अभी हम लोग एग्जाम्पल दे करके इसको समझते हैं। रियल सेंस बट आर एक्सपेंडिचर्स, यानी जो पेमेंट होता है, पेमेंट इंकर्ड विच बेनिफिट बिजनेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड, क्योंकि मुझको इकोनॉमिक बेनिफिट देता है कब तक, लंबे समय तक ऑफ टाइम। और इस एसेट्स की, सच एसेट्स डू नॉट हैव रियलाइजेबल वैल्यू, इसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, फिक्टिटियस एसेट्स कहते हैं। यानी इसकी कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती है, और हम इसको एसेट्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मुझको बेनिफिट देता है लंबे समय तक, इसीलिए हम लोग इसमें लेकर के आए हैं। हालांकि रियल सेंस में इसकी कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो सर एग्जाम्पल दे दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल, ठीक है ना। मैंने कहा हैवी एक्सपेंडिचर ऑफ एडवर्टीजमेंट्स, या मैंने कहा, मैंने जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो बिजनेस स्टार्ट होने के पहले बहुत खर्चे होते हैं, ठीक है ना। चलिए पहले हम इसकी बात बता देते हैं। ये है, ये लो, ये है कैटरीना, कौन है, कैटरीना कैफ है। सर कैटरीना कैफ की आप बात कर रहे हैं, हाँ ये है कैटरीना कैफ और ये मेरा बिजनेस है। मैंने कहा भाई, नहीं भाई नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा हीरोइन जी कैटरीना जी। कह रही क्या है, बोलिए। कह रहे हैं कि आप मेरा जो है बिजनेस का एडवर्टीजमेंट कर दीजिए। तो ये कह रही है बिल्कुल करेंगे, लेकिन हम उसके लिए पैसा लेंगे। अच्छा मेरी कंपनी है, लक्स साबुन चल रहा है, तो मैं जो है एक नया साबुन निकालता हूँ, नाम है उसका चमको। क्या साबुन है, चमको, ठीक है ना। ये कितना भी बुरा साबुन क्यों ना हो, अगर कैटरीना ने इसका प्रचार कर दिया तो बहुत तेज ये चमकेगा, है ना। चमको ऐसा साबुन हो, कपड़ा फट जाए पर दाग ना जाए, है ना। इसका क्या होगा, कपड़ा फट जाए पर दाग ना जाए। गजब का साबुन है ना। लेकिन कैटरीना ने लगा लिया तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। खैर, तो मैंने अपने इस टैग को बढ़ाने के लिए, अपनी वैल्यू को मेंटेन करने के लिए मैंने कहा अगर कैटरीना ने नाच करके इस साबुन को लगाया और कपड़ा कह रहा है कपड़ा फट जाए पर दाग ना जाए, इस तरह करके, तो मेरा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, ठीक है ना। तो फौरन मैंने इनको 1 करोड़ रुपए देने का मैंने कह दिया, भैया थोड़ा सा बस डांस कर करके जो है दूध में नहा करके डांस कर दीजिए और मेरा चमको साबुन चमक जाए, है ना। तो कहेगी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं तैयार हूँ। तो इसने 1 करोड़ रुपए ले लिए। अब ये 1 करोड़ रुपए से बच्चों मुझे आने वाले कम से कम 10-15 सालों तक मुझको फायदा होने वाला है, ठीक है ना, और लंबे समय तक मुझको बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन अगर मैं चाहूं तो क्या मैं इस एडवर्टीजमेंट को किसी दूसरे कंपनी को बेच सकता हूं? नहीं। इस चमको साबुन के एडवर्टीजमेंट को मैं ममको, लमको, झमको, पमको, जो भी होगा इसको मैं बेच सकता हूं? नहीं बेच सकता हूं। लक्स कंपनी खरीदेगी, मक्स कंपनी खरीदेगी? नहीं खरीदेगी। तो मेरा जो ये एडवर्टीजमेंट का जो पैसा है, मैं चाह कर भी अब इसको बेच नहीं सकता, क्योंकि फ्यूचर में मुझको बेनिफिट देगा, इसलिए मैंने इसको एसेट्स कहा। और क्योंकि मुझको इसको बेचने पे कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए मैंने क्या कहा, ये फिक्टिटियस एसेट्स है, ठीक है ना। इसको बेचने पे अब कोई खरीदेगा ही नहीं, तो जब खरीदेगा नहीं तो बिकेगा ही नहीं, बिकेगा नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने क्या कहा, फिक्टिटियस एसेट्स, ठीक है ना। हाँ सर बात समझ में आ गई, चलो मजा आ गया। हाँ सर मजा आ गया। चलो अब आगे देखते हैं बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ, अरे सर कितना बेसिस देंगे, दिल भर गया। ऑन द बेसिस ऑफ
परमानेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंसी, ठीक है ना। ये आपका हो गया बच्चों थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंसी। चलिए, तो इसमें मैंने पहला कहा, पहला इसमें आ जाएगा आपको बच्चों करंट एसेट्स। क्या आ जाएगा? करंट एसेट्स। अब ये क्या होता है सर? करंट जो लगता है वही वाला क्या? करंट एसेट्स का मतलब होता है बच्चों जो मेरे पास कोई भी चीज़ अगर जायदाद पड़ी हो तो कम समय के लिए पड़ी हो, है ना, जो कम टाइम के लिए पड़ी हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? करंट एसेट्स। तो कहा गया बच्चों दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस with the purpose of converting them कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर को लग रहा है कोरोना हो गया, इनको छींक आ गई। ऐसा नहीं है नालायक। into within a short period, दैट इज 1 ईयर, यानी दैट इज 1 ईयर। बात समझ में आई? यानी कोई भी चीज जिसको बिजनेस, जैसे मैंने पास अपने वहाँ स्टॉक रखा हुआ है, मेरे पास बहुत सारे स्टॉक है, ये गोडाउन है, चलिए गोडाउन बना देते हैं। बिजनेस के पास गोडाउन में बहुत सारा माल पड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो विद इन 1 ईयर से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना, तो विद इन ईयर जो कन्वर्ट होने वाला उसको हम लोग क्या कह देंगे? करंट एसेट्स, ठीक है ना। कैश हुआ, स्टॉक हुआ और डेटर हुए, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। कैश हुआ, डेटर हुए या स्टॉक हुआ, ये सब के सब क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं जो विद इन 1 ईयर जो है कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? कैश में। हाँ हाँ सर समझ में आ गया। अच्छा, दूसरी बात बच्चों, करंट एसेट्स के बाद आता है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स, अब ये बात आई फिक्स एसेट्स किसको कहते हैं? हाँ सर फिक्स एसेट्स बता दीजिए। तो कहा गया दोज एसेट्स, फिक्स एसेट्स, तो कहा गया दोज एसेट्स विच आर परचेज्ड विद द इंटेंशन टू यूज इन अ बिजनेस। इसका इंटेंशन हम बात करेंगे अगर फिक्स एसेट तो कहेंगे किसको? तो जिसका इसका इंटेंशन ये होगा कि मैं उसको यूज करूंगा ना कि बेचूंगा, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम, यानी हम उसको लंबे समय तक यूज करेंगे, ठीक है ना। और इसका डेफिनेटली इट्स नॉट पर्पज टू रीसेल, इसको रीसेल करने का कोई भी पर्पज नहीं होगा, ठीक है ना। यानी और हम लोग इसको क्या करते हैं या अपने पास रखेंगे फॉर, इसको क्यों हम लोग खरीदते हैं? फॉर हेल्ड फॉर द पर्पज टू इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी, ठीक है ना, अर्निंग कैपेसिटी। बात समझिए। कहा गया दोज एसेट्स विच आर परचेज विद द इंटेंशन यूज इन बिजनेस, यानी इसका पर्पस क्या होता है? यूज इन द बिजनेस। पहली चीज निकल करके आई कि हम लोग बिजनेस में यूज करने का इंटेंशन होता है, यूज इन द बिजनेस। अच्छा, फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ ए टाइम, यानी लंबे समय तक के लिए, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, इट इज नॉट पर्पज, इसका पर्पज नहीं होता है, नॉट पर्पज, इसका पर्पज नहीं होता है। क्या नहीं पर्पज होता है? फॉर रीसेल, ठीक है। हम लोग इसको क्यों लेते हैं नॉर्मली? ताकि हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए, ठीक है ना। ये भी एक इसका फीचर है, फॉर इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका फिक्स एसेट्स। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मशीन, बिजनेस ने मशीन परचेज किया, ठीक है ना। बिल्डिंग 2 रूम था 4 रूम बनवा लिया, कैपेसिटी अपने इंक्रीज कर लिया। तो ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब होते हैं आपके फिक्स एसेट्स। तो बच्चों आई होप सो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू। अगले मॉड्यूल में हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।